हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया कि जो असहयोग आंदोलन है उस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या व्यूहरचना बनाई गई, किस प्रकार निषेधात्मक एवं सकारात्मक साधनों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। आज की चर्चा में हम देखते हैं कि इस आंदोलन की प्रगति मुख्यतः क्या थी और इस आंदोलन की कमजोरियां क्या थीं। इन दोनों का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने अपने केसरी हिंद के पदक को वापस देकर की। सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी छोड़ दी, जो इनको मानद उपाधि थी। पटना, अहमदाबाद, पूना, अलीगढ़, काशी इत्यादि शहरों में अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई। अदालतों के बहिष्कार संबंधी कार्य के अंतर्गत देश के अनेक प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। हथकरघा व हाथ की बुनाई को प्रोत्साहन दिया गया। हम देखते हैं आंदोलन को असफल या अप्रभावकारी करने हेतु प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने अमन सभाओं की स्थापना की, जिनमें एक तरह से जो समझदार और जिम्मेदार नागरिक थे प्लस प्रशासन के लोग थे, उनको एकीकृत किया और उनकी नियमित बैठकें कराईं ताकि आंदोलन को रोका जा सके। परंतु जब इन सभाओं से सफलता नहीं मिली तब क्रूरता से दमन का सहारा लिया गया। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया। देशबंधु चित्तरंजन दास को मेमनसिंह में एक सभा में भाषण देने से रोक दिया। याकूब हुसैन को कलकत्ता व लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया। 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए। शांति में होते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया और गोलियां चलाईं। लगभग 70 लोग मारे गए। इस घटना का बड़ा प्रभाव हुआ, जो भारतीय इतिहास में ननकाना कांड के नाम से प्रमुख है। हमें देखते हैं कि जनता का उत्साह दमन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। जुलाई 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई। शासन ने भी अपने वचनों को बुलाकर सितंबर 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने अपनी बैठक में अली बंधुओं की गिरफ्तारी का विरोध किया और गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचे। वहां उनका स्वागत हड़ताल के द्वारा किया गया। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से ही हुआ। ये देखा गया कि दमन चक्र सरकार का इतना बढ़ता जा रहा था कि इस समय तक लगभग 60,000 कार्यकर्ताओं या लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें कर न दो का कार्यक्रम भी शामिल होगा। तो एक तरह से ये सरकार को चेतावनी थी। जब आंदोलन असरदार साबित हो रहा था तभी समय ने पलटा खाया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से उत्तेजित जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप 21 सिपाही तथा एक थानेदार जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी ने हिंसा के क्रूर प्रयोग से आहत होकर 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया, जबकि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा स्थगन के खिलाफ मत था। 10 मार्च को गांधी जी पर मुकदमा चलाकर उनको 6 वर्ष के कारावास की सज़ा दे दी गई। देखो साथियों, उस समय तत्कालीन नेताओं के द्वारा इसके खुलकर विरोध किया गया था कि
आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का अन्य नेताओं के द्वारा जो विरोध किया गया वो स्वाभाविक था। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे पत्र लिखकर गांधी जी को कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने का जो तरीका आपने अपनाया वो बिल्कुल गलत था। सुभाष चंद्र बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और जनता के एक भाग द्वारा आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय अपमान समझा गया। आंदोलन के स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। तो देखो विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन मिले जुले रूप में असरकारक रहा। इस आंदोलन की दुर्बलताएं भी थीं। उन दुर्बलताओं में हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था ये ब्रिटिश सरकार को हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं झुका नहीं सका। जिस रूप में आंदोलन को शुरुआत करने से पहले जो ये तय किया गया था कि ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार को झुका देगा, उस हिसाब से ये अपने उद्देश्य में असफल रहा, ये कह सकते हैं। यह उन अमानुषिक विधेयकों को दूर नहीं कर सका जिनको दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया था, और न ही सरकार को दमन चक्र बंद करने के लिए बाध्य कर सका। दूसरा हम देखते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रवेश गलत। निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने जो आधार चुना हिंदू मुस्लिम एकता का, वो एक गलत था, और वो आधार भविष्य में भी खराब रहा। इसके दूरगामी परिणाम निकले। खिलाफत का प्रश्न, जो कि एक धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश प्रदान किया। इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ। मजूमदार ठीक ही लिखते हैं कि गांधी जी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चुना गया आधार बहुत ही कमज़ोर था। क्या सवाल उठता है कि क्या गांधी जी और शेष जनता खिलाफत के प्रश्न पर सहयोग नहीं देती, तो क्या मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं करता? उस समय ऐसी तमाम बातें उठी थीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आधार चुना गया था वो आधार निश्चित रूप से एक गलत आधार था, एक कमज़ोर आधार था। दूसरा देखते हैं शीघ्र स्वराज्य प्राप्ति की कपोल कल्पना। असहयोग आंदोलन के द्वारा ये तय किया गया था कि हम जल्दी स्वराज प्राप्त करेंगे। तो ये एक तरह से सपने की तरह था, या जो ब्रिटिश राज लंबे समय से चल रहा था उसको बहुत जल्दी ही उखाड़ फेंकना एक तरह से गलत साबित हुआ। बॉस लिखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति करने का वचन न केवल अविवेकपूर्ण था वरन बालक सदृश भी था। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे इच्छा करते हैं उस तरह इच्छा की तरह माना गया। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा माना। अगला हम देखते हैं चुनावों के बहिष्कार से नुकसान। ये माना गया कि 1921 में जो चुनाव हुए थे और उन चुनावों में कांग्रेस ने उन चुनावों का बहिष्कार किया। तो उन चुनावों के बहिष्कार से कांग्रेस पर एक तरह से नकारात्मक असर पड़ा। ये देखा गया कि जो पिछलग्गू व्यक्ति थे, जो एक तरह से पिट्ठू लोग थे, वो चुनाव जीत गए, और इसका कारण कांग्रेस की अनुपस्थिति रहा। शिक्षा संस्थाओं व अदालतों का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो सका। अगला हम देखते हैं जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था तब स्थगन गलत। निश्चित रूप से ज़्यादातर लोगों ने, विचारकों ने, आंदोलनकारियों ने ये मत रखा था, जिसमें उदारवादी भी शामिल थे, कि आंदोलन को उस समय स्थगित किया जाना एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य था जब वह अपने चरम पर था, जब वह कोई असर दिखा सकता था, तब हम वहाँ से वापस लौटे, ये बड़ा गलत था। हम ये कह सकते हैं कि जब हम टारगेट पर पहुँचने वाले हैं उससे पहले हमने यू टर्न ले लिया, तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना की गई। हालांकि इसका कारण ये था कि उसमें हिंसा हुई और गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। वो एक तरह से
अहिंसक आंदोलन की उन्होंने स्वीकृति ली थी और अहिंसक तरीके से ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो देखो साथियों, हमें देखते हैं कि तमाम कमियों के बावजूद भी निश्चित रूप से ये आंदोलन असरकारक था। धन्यवाद।